हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग और हम देखेंगे कि शेड्यूलिंग होती क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और शेड्यूलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्लाइस या सीपीयू बर्स्ट जो है वो क्या होता है हम देखेंगे। सीपीयू बर्स्ट कैसे इफ़ेक्ट करता है आपकी और आईओ बर्स्ट कैसे इफ़ेक्ट करता है आपकी शेड्यूलिंग को। और एक एल्गोरिदम मैं आपको करवाऊंगा इस बार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम शेड्यूलिंग का। तो देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो शुरुआत हम करते हैं शेड्यूलिंग की। तो शेड्यूलिंग का मतलब है, शेड्यूलिंग आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं रन करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारी जॉब्स को हैंडल कर रहा होगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सारी सारी जॉब्स को किस ऑर्डर में सर्व किया जाए। और जनरली आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट जॉब्स को शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हम उसको शेड्यूलर बोलते हैं। तो शेड्यूलर क्या है? ये एक ऐसा कंपोनेंट है आपका जो कि बेसिकली प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग करता है। तो बेसिकली वो एक ऑर्डर क्रिएट करता है, रूल्स क्रिएट करता है, जिस रूल के अकॉर्डिंगली जॉब जो है प्रोसेस किए जाते हैं। और जो शेड्यूलर है ये इसका काम रहता है कि वो जॉब्स की एक सीक्वेंस क्रिएट करके आपके सीपीयू को असाइन करे। तो जनरली शेड्यूलर का जो टास्क है वो है कि आपकी गिवन जॉब्स को एक बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व किया जाए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो शेड्यूलर्स में हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं? शेड्यूलर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है और वही वो रूल्स क्रिएट करेगा जिससे शेड्यूलिंग होगी। डिस्पैचर आपके पास वो कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्चुअली में प्रोसेस को रन करता है। उसके बाद दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट या सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो सीपीयू बर्स्ट का मतलब होता है ये वो टाइम है जिसमें आपकी प्रोसेस जो है सीपीयू पर डिमांड करती है या एक्चुअली में सीपीयू के ऊपर रन करती है। और सेकंड आपके पास होता है आईओ बर्स्ट। आईओ बर्स्ट का मतलब है इनपुट आउटपुट बर्स्ट, यानी कि इस दौरान आपकी जो प्रोसेस है वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने वाली है। तो ये दोनों टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में इन्हीं दो मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में आया कैसे है? वो आया इस तरीके से कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जितनी भी प्रोसेसेस आपके पास होती हैं सारी की सारी एक साथ रन नहीं कर रही होती है। कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो सीपीयू थोड़ी देर के लिए डिमांड करती हैं और उसके बाद शायद कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने लग जाएंगी। पर जब जब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान आपका सीपीयू जो है वो आइडल हो जाता है। तो इस सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए हम उस सीपीयू को किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2, और P1 ने डिमांड की थी सीपीयू की, उसने उसको यूटिलाइज कर लिया और उसके यूटिलाइजेशन के बाद वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है करने लग गया। अब इस ऑपरेशन के दौरान हमारा सीपीयू जो है वो खाली हो जाता है, तो सीपीयू को हम दूसरे प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब तक दूसरी प्रोसेस जो है वो इनपुट आउटपुट करने ना लग जाए तब तक हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सीपीयू है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आप एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को मैनेज कर सकें। तो ये बेसिक आइडिया है आपके पास सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो जितना वक्त आपके सीपीयू जो है किसी प्रोसेस को देता है हम उसको उसकी सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग कहते हैं। और जितना टाइम आपकी प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट कर रही है उसको हम इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइमिंग कहते हैं। जॉब क्यू आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी जॉब्स को मैनेज करता है। तो जॉब क्यू का मतलब क्या है? बेसिकली वो एक क्यू है। क्यू का मतलब होता है लाइन। तो वो एक लाइन है जहाँ पे आपकी जॉब्स जो है एक तरीके से खड़ी है। तो आपकी प्रोसेसेस जो जो रन करना चाहती है उसको जॉब क्यू में डाल दिया जाता है और फिर आपका शेड्यूलर जो है उस क्यू में से आपकी जॉब्स को असाइन करता है। तो जनरली जो प्रोसेसेस नई प्रोसेसेस आती है उनको क्यू में डाला जाता है और जो जो प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है उसको इस जॉब क्यू में से हटा दिया जाता है। तो एक लाइन की तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये लाइन है तो P1 P2 P3 P4 जो है ये आपकी जॉब्स हैं। जो जो जॉब्स आपकी कंप्लीट होती जाएंगी वो इस क्यू में से निकाल दी जाएगी और जो जो नए नए आपके जॉब आते जाएंगे उनको इस क्यू में असाइन कर दिया जाएगा।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जैसे मैंने एक बार बताया भी था आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपकी वो प्रोसेस है जिसमें आपका सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये होता कैसे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, करंट प्रोसेस के जो पीसीबी है उसको सेव करता है और फिर जो है दूसरी प्रोसेस के पीसीबी को लोड करता है। तो जब आपका सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करता है, हम उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है, क्योंकि जब भी आपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना है तो उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। पहले उसको पीसीबी को सेव करना पड़ेगा, पहले वाले को, दूसरे पीसीबी को लोड करना पड़ेगा, और ये जो सेव और लोड वाला जो बीच में गैप है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप सीपीयू के टाइम स्केल पे इसको देखोगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम से कम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को यूटिलाइज़ करें। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं आपको अब एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करता है। हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जो हमारे शेड्यूलिंग के जो जितने भी एल्गोरिदम रहेंगे उनके कुछ टारगेट्स रहते हैं। तो मैं कुछ वाइटल टारगेट्स आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट रहता है थ्रूपुट का। थ्रूपुट का मतलब है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितनी प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है पर यूनिट टाइम। अगर आपके पास एक अच्छा एल्गोरिदम है तो वो ज़्यादा प्रोसेसेस को कंप्लीट करेगा विद ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। टर्न अराउंड टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि जब आपने प्रोसेस को क्यू में इंसर्ट किया और उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट कब हुई, कितना टाइम लगा उसको ये चीज़ करने में, इसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो अगर t इक्वल टू 1 पे आपने प्रोसेस को क्यू में डाला था और वो t इक्वल टू 10 पे कंप्लीट होकर निकल गई, तो ये टोटल जो आपके पास 9 सेकेंड या 9 यूनिट का जो टाइम था वो टर्न अराउंड टाइम था। फिर आपके पास रहता है वेटिंग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। वेटिंग टाइम का मतलब है कि कितना टाइम आपका जो प्रोसेस है उसने सीपीयू को वेट किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू जो है एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को सर्व कर रहा होगा, तो दूसरे टाइम आपकी प्रोसेसेस जो है वेट करती रहेंगी। तो वेटिंग टाइम का मतलब है कि किसी प्रोसेस ने कितना टाइम वेट किया सीपीयू का कंप्लीट होने तक। उसके बाद है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम का मतलब है कि कितना टाइम आपका सीपीयू लेता है प्रोसेस के लिए उसको फर्स्ट रिस्पांस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने प्रोसेस को अभी अभी कोई क्यू में डाला है, कितने टाइम के बाद सीपीयू जो है एक्चुअली में उसको सर्व करता है पहले बार, तो उसको हम रिस्पांस टाइम कहते हैं। आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें है ये दो हैं, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। और एग्ज़ाम में आपसे पूछे भी जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि वेटिंग टाइम कितना है या टर्न अराउंड टाइम कितना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे हम शेड्यूलिंग करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से शुरू करता हूँ मैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या करते हैं, जॉब्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सर्व करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है कि जो सबसे पहले जॉब आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। तो इसके लिए हमें क्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे जॉब क्यू थी, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। और आप देखोगे कि कुछ एक पर ये पूरा एफिशिएंट नहीं है, पर आपके पास कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो इसको थोड़ा और इनएफिशिएंट बना सकती है। उसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। पर जितने भी एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे, हम उनको दो कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। एक आपके पास कैटेगरी है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की और दूसरी आपके पास है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप प्रोसेस को जो चल रही है अभी, आप उसको बीच में रोक सकते हैं और आपका शेड्यूलर जो है कुछ और रूल यूज़ करके दूसरी प्रोसेस पे स्विच कर सकता है। तो कहने का मतलब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका शेड्यूलर जो है चलती हुई प्रोसेस को रोक सकता है बीच में, तो हम उसको प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब है कि अगर आपने एक बार एक प्रोसेस को असाइन कर दिया सीपीयू को, तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर आपकी सीपीयू अगर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है तो वो उसको तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी जो हम शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो आपकी इस कैटेगरी में है, वो है आपके पास नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास है, सपोज आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 P4 और ये इनकी सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग है। सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग का मतलब है कि इनको कितना सीपीयू का टाइम चाहिए जिसमें ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे 4 3
10, 12 ये आपके पास CPU बस टाइमिंग है P1, P2, P3, P4 की। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि P1 को कंप्लीट होने के लिए 4 यूनिट चाहिए CPU के टाइमिंग की, P2 को 3 यूनिट चाहिए, P3 को 10 यूनिट चाहिए और P4 को 12 यूनिट चाहिए। अब मान लेते हैं कि हम इसको इसी ऑर्डर में P1, P2, P3, P4 में हम इसको असाइन जॉब क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा उसको हम पहले सर्व करेंगे। तो अगर वो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं P1, P2, P3, P4, तो हम उसी ऑर्डर में उनको शेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस शेड्यूल होती है, वो होती है P1 4 यूनिट टाइम के लिए, या 4 सेकेंड बोल सकते हो अगर आप सिंप्लीफाइड वे में बोलना चाहो। तो 4 सेकंड के लिए आपने P1 को शेड्यूल कर दिया, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद P2 को कर लिया 3 सेकंड के लिए, उसके बाद P2 को, फिर उसके बाद P3 को 10 सेकंड के लिए और उसके बाद P4 को 12 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रोसेसेस को हम कैसे सर्व कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, यानी कि जो पहले आ रहा है उसको हम पहले सर्व कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे जो शेड्यूलिंग है आप इसका एक चार्ट बना सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें हम प्रोसेसेस लिख सकते हैं P1, P2, P3 एंड P4 इस तरीके से। और ये आपके पास प्रोग्रेस है टाइम की, किस तरीके से कब आपकी प्रोसेस जो है वो बेसिकली शेड्यूल की गई। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो शेड्यूल की गई थी P1 शेड्यूल की गई थी 4 सेकंड के लिए, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगी तो P2 शेड्यूल की गई, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुई तो P3 शेड्यूल की गई और फिर उसका ये कंप्लीट हो गया तो P4 शेड्यूल की गई। आप इस चार्ट को देख के बता सकते हो कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस थी और इन 4 प्रोसेसेस को वेट करना पड़ा था अपनी बारी का, ताकि CPU आके उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इस चार्ट से देख के आप बता सकते हो कि एक्चुअली में किस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। P1 को कुछ वेट नहीं करना पड़ता था क्योंकि ये सबसे पहली प्रोसेस थी, तो उसको कुछ वेट नहीं करना पड़ा था। लेकिन P2 जो थी इसको 4 सेकंड वेट करना पड़ा था क्योंकि इसके सामने वाली जो प्रोसेस थी वो 4 सेकंड की थी। वैसे ही आपके पास P3 है, P3 को 7 सेकंड वेट करना पड़ा है क्योंकि इसके सामने 2 प्रोसेस हैं, 4 और 3 वाली। और वैसे आपके पास लास्ट प्रोसेस है, इसको 17 सेकंड वेट करना पड़ा था इसके सामने वाली प्रोसेस की। तो आप देख सकते हो ये इनका वेटिंग टाइम है। पहले का वेटिंग टाइम आपके पास है 0, दूसरे का वेटिंग टाइम है 4, तीसरे का वेटिंग टाइम है 7 और चौथे का वेटिंग टाइम है 17। तो हम निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम में हम चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 7 यूनिट आया है, तो ये आपके पास एवरेज वेट टाइम है इस शेड्यूलिंग का, जो अभी अभी मैंने आपको करवाई थी। एग्ज़ाम में आपको ऐसा आ सकता है कि आपको एक टेबल दे दिया जाए या फिर आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाए और आपसे फिर पूछा जाता है कि इस सीक्वेंस को अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करते हो तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। तो वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है, एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट में प्रोसेसेस को आपने मेंशन करना है कि कौन सी प्रोसेस कब चली थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी प्रोसेसेस जो है एक बार में ही आपकी क्यू में आ जाए, कुछ प्रोसेसेस जो है थोड़ा लेट भी अराइव कर सकती हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एक टेबल है जो बताता है कि जब आपकी शुरुआत हुई थी तो आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस थी। ये आपके पास अराइवल टाइम है, t=0 मीन्स आपके पास इनिशियली 2 प्रोसेसेस थी P1 और P2, ये दोनों चल रही थी, ये उनकी CPU बस टाइमिंग है। 1 सेकेंड के बाद t=1 पे आपकी तीसरी प्रोसेस आई और 5 सेकंड के बाद आपकी चौथी प्रोसेस आई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो एक बार में आपके पास क्यू में नहीं थी, जैसे जैसे वो ऐड होती जाती क्यू में वैसे वैसे प्रोसेस किया जाता है। अगेन इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि जो प्रोसेस पहले आ गई है हम उसको पहले सर्व करेंगे, यही हमारे पास तरीका है। बस हमारी जो कैलकुलेशन है वेटिंग टाइम की वो थोड़ी सी अलग रहेगी। तो अगेन जैसे मैंने आपको बता दिया कि शुरू में जो असाइनमेंट थी वो किस तरीके से थी, P1 और P2 थी सबसे पहले, उसके बाद 1 सेकंड के बाद P3 आ गई और उसके 5 सेकंड के बाद P4 भी आ गई थी। तो मैं अगर इसका चार्ट बनाऊँ तो इस तरीके से चार्ट बनेगा इसका, ये P1 है, फिर P2 है, उसके बाद P3 है और उसके बाद P4 है। तो इस चार्ट को देख के हम दोबारा से इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ प्रोसेसेस जो है लेट पहुंची, जैसे कि ये प्रोसेस जो है 1 सेकंड लेट पहुंची है और ये प्रोसेस जो है 5 सेकंड लेट पहुंची है। तो जब हम इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे चार्ट से, तो चार्ट में जो वेटिंग टाइम आएगा, अब आप यहाँ देख के बता सकते हो कि जो P3 प्रोसेस है ये इस चार्ट के अकॉर्डिंगली 6 सेकंड इसने वेट किया है, और क्योंकि ये लेट पहुंची, लेट थी 1 सेकंड, तो हम उस 1 सेकंड को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। वैसे आपके पास ये है, इसमें आपके पास जो प्रोसेस है उसको 7 सेकंड वेट करना पड़ा था, बट क्योंकि वो प्रोसेस 5 सेकंड
लेट पहुंची थी क्यू में, तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि पहली प्रोसेस ने 5 सेकंड वेट किया था और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ने सिर्फ 2 सेकंड वेट किया था। तो इस तरीके से जब आप प्रोसेस के टाइमिंग्स को एडजस्ट कर देते हो तो उसके बाद फिर हम उसकी एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। वैसे ही निकाल के ऐड करके आपने एवरेज निकालनी है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस क्यू में लेट आई थी उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। अगर आप शुरू से क्यू में खड़े रहते तो आपको ज़्यादा वेट करना पड़ा था, क्योंकि वो आई लेट थी क्यू में तो उसको कम वेट करना पड़ा था। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रोसेस लेट अराइव करती है क्यू में तो आपको इस चीज़ को काउंट में लेना पड़ेगा कि वो जो लेट आई थी उतना टाइम उसने वेट नहीं किया था। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास एक ऐसी प्रोसेस एंटर कर जाए जो बहुत ज़्यादा सीपीयू टाइम कंज्यूम करती है तो ये बाकी प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक क्यू है, तो आपके पास P1 प्रोसेस है जिसकी सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग है 30 और ये बाकी है जिनकी सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग है 2, 1 एंड 1। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे प्रोग्रेस का तो आपको इस तरीके का चार्ट दिखेगा कि P1 जो है सबसे पहले है 30 सेकंड की। पर आप देख सकते हो कि इन प्रोसेसेस को कितना वेट करना पड़ रहा है। P2 को 30 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, P3 को 32 सेकंड वेट करना पड़ रहा है और P4 को 33 सेकंड वेट करना पड़ रहा है। तो आप देखोगे एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर इन्हीं प्रोसेसेस को हम थोड़ा इंटेलिजेंटली प्लेस कर सकते तो आप देख सकते हो कि हम इस तरीके से अगर इनको प्लेस करते तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बड़ा कम आएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा सीपीयू टाइम रिक्वायर करती है और बहुत जल्दी आपकी क्यू में आ जाए तो वो सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम जो है बढ़ा देती है। तो ये आपके पास था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे इजी मेथड है। बेसिकली ये इंटेलिजेंट मेथड नहीं है बट जस्ट ये एक बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोसेस आती है बेसिकली ह्यूज सीपीयू बर्स्ट के साथ तो ये बहुत लॉन्ग एवरेज वेटिंग टाइम जो है प्रोड्यूस कर सकती है। और आप देख के ही बता सकते हो ये एक आइडियल एल्गोरिथम नहीं है, ये जस्ट एक बहुत ही ईजी एल्गोरिथम है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है शेड्यूलिंग से रिलेटेड और आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इनको मेंशन करना है। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज को एज सुन एज पॉसिबल उनका मैं आंसर दे सकूँ।